हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी सेक्शन का PYQ 2020 का। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सेट 1 को देख चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो सेट 1 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले सेट 1 को देखने की कोशिश कीजिएगा। और फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2। और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रही है 2020 का पेपर है, इसके बाद 2022 की मैं बताने वाला हूं, उसके बाद 2023 का। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों का मॉडल पेपर पर आप लोगों को अब डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि मॉडल पेपर आने की संभावनाएं खत्म हो चुकी है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको PYQ देख लेना है, प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना है, ब्लूप्रिंट का जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है सारा क्वेश्चन को कंटेस्ट कर लेना है। देन आप लोगों को डिस्कस करना है सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन। और इन सब चीज को मैं आप लोगों को बताने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं। बस आप लोग समझने की, क्लास को समझने की सिर्फ कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लिखने का समय अब यहां से निकल चुका है। अब हम लोगों को सिर्फ समझना है और देखना है कि किस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका एग्जाम में हम लोग हैंडलिंग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। और फाइनली आपको एक बात मैं बता दूं, आप लोगों का जो 30 मार्क्स का आपका, मैं 30 मार्क्स का बोल सकता हूं ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे, याद रखिएगा जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल, कोई एनी सब्जेक्ट बेहतरीन ढंग से कर लीजिएगा। मेरे तरफ से मुझे जहां तक लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में इधर उधर से नहीं पूछे जाने वाले हैं, जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए फाइनली आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं 2022 का भी पेपर हम लोग को दिखाएं तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा एक बार, ताकि मुझे पता चलेगा कि जियोग्राफी सेक्शन से रिलेटेड आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं। और बात रही आप लोग का मैप से रिलेटेड, तो मैप से रिलेटेड आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। कितने मार्क्स का मेरे लाल? 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। तो मैथ के क्वेश्चन को भी ना आप लोगों को लेके चलना होगा, मैप जिसे हम लोग मानचित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए सर, हम लोगों ने 20 नंबर तक डिस्कस कर चुके थे और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं, याद रखिए 21 से। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछे जाने वाले। कितना? 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगी। क्या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। जनसंख्या को किस तरह से वितरण कर सकते हैं, तो सबसे पहला कारण आता है सर भौगोलिक कारक। क्या भौगोलिक कारक आती है, आर्थिक कारक आती है, सामाजिक कारक आती है, उसके बाद संस्कृति कारक आती है। सारा चीज हम लोग बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप लोगों को समझना है, सुनिएगा। धरातल, इसमें इसी का अंतर्गत आते हैं सर धरातल। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में धरातल की भिन्नता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले धरातल, धरातल का मतलब होता है जमीन। क्या बताए, जहां पे लैंड जो है, भूमि अगर अच्छा नहीं होगी, उबड़ खाबड़ होगा, वहां की मिट्टी सही नहीं होगी, तो वहां पे कोई भी इंसान कितना दिनों तक बच सकता है? ज्यादा दिन तक वो बसेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे हम लोग फसल को उत्पादन में नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में धरातल, धरातल भिन्नता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उबड़ खाबड़ तथा ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में जनसंख्या कम आकर्षित होती है। जहां पे उबड़ खाबड़ होती है, हम लोगों के पास, अगर हम लोग जहां पे रहते हैं, अगर वहां पे उबड़ खाबड़ होगी, पर्वतीय इलाका होगा, या हम लोगों का ऐसा भूमि होगी जहां पे हम लोग फसल को उत्पादन नहीं कर सकते, तो हम लोग ऐसा जगह पे हम लोग रहने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम लोग सोचेंगे कब यहाँ से हम लोग दूसरा जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला कारक याद रखिएगा, धरातल कारक। किसका? जनसंख्या वितरण का। समझिए, 5 मार्क्स मिल जाएगा आपको। उबड़ खाबड़ तथा ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या कम आकर्षित होती है। इसी प्रकार मरुस्थलीय भूभाग में जलवायु कठोर, जो मरुस्थलीय भूभाग होती है, जैसे मैं मान के चलता हूँ राजस्थान बहुत बड़ा राज्य भारत का, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से 5वां 7वां नंबर पे आता है। कौन? राजस्थान। देखिएगा, प्रकार मरुस्थलीय भूभाग में जलवायु कठोर तथा जीवन यापन के पर्याप्त साधन न होने के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। एक तो आप लोगों का जहां पे जमीन उबड़ खाबड़ होगी वहां पे जनसंख्या बहुत कम दिखाई देंगे, साथ ही साथ पर्वतीय एरिया में कम दिखाई देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है ना कि जो मरुस्थलीय एरिया होती है, क्या मरुस्थलीय एरिया, जहां पे रेगिस्तान होती है, वहां पे भी हम लोगों का सही साधन नहीं मिलने के कारण वहां पे वहां की जनसंख्या बहुत कम पाए जाते हैं। ये हम लोगों का धरातल का कारक है। क्या आज के बाद अगर आपके पेपर में धरातल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्या आप लोग डन कर पाएंगे या नहीं? एक बार डन कर दीजिए मेरे लाल। क्या आप लोग लिख पाएंगे या नहीं, एक बार बता दीजिए। बेहतरीन तरीके से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जियोग्राफी सेक्शन का एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल बार बार रिपीटेड होती है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, जलवायु परिवर्तन। याद रखिएगा, जलवायु का जनसंख्या के वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु का वितरण पर, अब जो हम लोग का जलवायु है,
क्लाइमेट होती है, जलवायु का जनसंख्या के वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ती है। गहरा प्रभाव कैसे पड़ता है? अब देखिए, मैं मान के चलता हूं कि कोई सियाचिन पे जाकर बच सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सियाचिन में हमेशा -20 डिग्री लगा हुआ रहता है। आप खुद सोचिए, अभी हम लोग को जो झारखंड में हम लोग रहते हैं तो कितना ठंडा बढ़ गया है। अभी पता है हम लोग का टेम्परेचर मान के चलिए 8 डिग्री होगी। 8 डिग्री में हम लोग कितना ठंडा, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, कुहासा पड़ रही है। अब बताए -20 डिग्री पे सियाचिन पे कैसे आर्मी वगैरह लोग ड्यूटी करते होंगे। ठीक है, खैर उन लोगों की बातें जुदा है, वो हमारे देश का शान है, आन है, बान है। ठीक है, समझिएगा। तो -20 जो डिग्री है टेम्परेचर ठंडी का, वहां पे व्यक्ति नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु काफी ठंडी है। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन ना जनसंख्या वितरण का बहुत बड़ा एक कारक है। इसलिए कह रहा है कि जलवायु का जनसंख्या के वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है। मनुष्य जो है ना, हम लोग उसी भाग में रहने की पसंद करते हैं जहां को जलवायु उसके स्वास्थ्य तथा उद्योग के लिए अनुकूल होती है। और हम लोग ऐसा जगह पे रहने की कोशिश करते हैं जहां पे उद्योग अच्छी तरह से हम लोग बसा सकते हैं और हम लोग के स्वास्थ्य के लिए वो मौसम, वो क्लाइमेट बेहतर हो, तभी जाकर हम लोग वहां पे रहन पहन सहन कर सकते हैं। डन। अगर आपके पेपर में जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो बना लेंगे ना। चलिए सर, आते हैं अगला है सर हम लोग का उच्चवाचन। क्या है सर? संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 1/10 भाग, याद रखिएगा, उच्च पर्वतीय व पठारी भागों में निवास करता है। यानी आप मान लेते पूरे विश्व में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग में से 1 लोग ऐसा होगी जो कहाँ पे निवास करते होंगे? तो बताएंगे सर उच्च पर्वतीय, मतलब पठार हो या पर्वत हो, वहां पे जाकर निवास करते हैं। कितना %? याद रखिएगा 10 में से 1 लोग जो है ना ऐसा जगह पे रहते हैं, भागों में निवास करते हैं। मैदान में जौवन निर्वाह की सुविधाएं सबसे अधिक पाई जाती है। और मैदानी जैसे हम लोग रहते हैं, ये हम लोग मैदानी इलाका है, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन आप चले जाए हिमाचल प्रदेश, कम जनसंख्या पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पर्वत ही पर्वत है। उत्तराखंड चले जाए, देखिए वहाँ पे पर्वत ही पर्वत है, पहाड़ है, तो वहाँ पे व्यक्ति नहीं रह सकता है, वहाँ के क्लाइमेट सही नहीं है, वहाँ उद्योग नहीं बसा सकता है, फसल का उत्पादन नहीं कर सकता है, तो वहां पे व्यक्ति नहीं रह सकती है। ठीक है, तो मैदान में जौवन निर्वाह की सुविधा सबसे अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से नदी के मैदान में जनसंख्या का जमाव बना होता है। और खास करके आप देखेंगे ना, वहां पे जनसंख्या सबसे अधिक होगी जहां पे देखिएगा नदी के किनारे होगा, पानी के किनारे होगा। ऐसा जगह पे लोग रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको आसानी से पानी मिल जाती है और उस पानी से वो फसल का उत्पादन अच्छी तरह से सिंचाई कर सकती है और उस सिंचाई के माध्यम से वो अच्छे रकम हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं सर मृदा क्या है? जलवायु जनसंख्या परिवर्तन में मृदा का क्या काम है? अब समझ में आता है सर मृदा। अभी तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर 3 में से तो हम लोग को समझ में आ गया, फिर मृदा कहाँ से आ गया? देखिए मृदा भी एक ना आप लोग जनसंख्या वितरण का एक प्रमुख कारक है। समझिए कैसे? मनुष्य की पहली आवश्यकता है भोजन, हमें मिट्टी से मिलता है। जितना भी भोजन हम लोग करते हैं ना, जितना भी भोजन हो दुनिया का, कोई हो, चावल हो, गेहूं हो, अगर कुछ भी हो, सब हम लोग को धरती से मिलता है। चाहे आप कुरकुरी तुरतुरी देखें ना, आप लोग कुछ भी ले लीजिए, आप लोग याद रखिएगा सारा चीज जो है जमीन के भूमि से ही उत्पादन होती है। समझिएगा, मनुष्य की पहली आवश्यकता भोजन हमें मिट्टी से मिलता है। मिट्टी में ही हमें विभिन्न कृषि फसलें पैदा होती है। इसलिए विश्व के जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी है वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आप देखिएगा गंगा के डेल्टा पे सबसे ज्यादा लोग बसे हुए। क्यों? क्योंकि वहां पे जाता है क्या होती है? कृषि होती है बेहतरीन तरीके से। तो मृदा भी एक जनसंख्या वितरण का एक प्रमुख कारण है जो आप लोग इस तरह से लिखना है कि मनुष्य की पहली आवश्यकता है कि भोजन हमें मिट्टी से मिलती है और मिट्टी में ही विभिन्न कृषि फसलें पैदा होती है। अलग अलग कृषि, धान, गेहूं, चावल, जौ, मटर वगैरह सारा चीज का उत्पादन होती है। इसलिए विश्व के जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी है वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। समझ में आ रहा होगा। और हाँ, आप लोग एक चीज बात याद रखिएगा कि आप लोगों का 2 पेपर को ना साथ लेकर चलना है। एक आप लोगों का जियो का याद रखिएगा और एक हिस का मतलब हिस्ट्री का, क्योंकि दोनों का एग्जाम एक दिन भी गैप नहीं है, दोनों को पेपर को साथ लेकर चलना है। अब आते सर मानवीय कारण क्या है? समझिएगा मानवीय कारण क्या है। 5 मार्क्स आपको चाहिए ना, तो इस तरह से समझना है और लिखना है आपको। कृषि, विश्व में जो क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अनुकूल है वहां जनसंख्या का अधिक आकर्षण होती है। मैंने अभी जस्ट बताया कि जहां पे कृषि ज्यादा होगी वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं, भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। क्यों अधिक है भाई? क्योंकि वहां पे जो है ना कृषि जो है बहुत अच्छी तरह से किए जाते हैं। आते हैं सर नगरीकरण। अब बताएंगे सर ग्रामीण और नगरीकरण में क्या डिफरेंट है, मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में ही बताया था। समझिएगा, नगरीय जनसंख्या के लिए चुंबक का कार्य करती है। नगरीय जनसंख्या के लिए
चुंबक का कार्य। नगर जो है ना जनसंख्या के लिए, नगर, नगर मतलब समझ में आ रहा है, बड़े बड़े टाउन, बड़े बड़े सिटी, बड़े बड़े शहर। तो जो नगर है ना, नगर जनसंख्या का एक तरह का चुंबक का काम करती है, क्योंकि नगर जो है ना वो व्यक्तियों को अपने ओर आकर्षित करती है, आने के लिए प्रेरित करती है, आओ मेरे पास रहो। और इसी तरह देखा जाए तो नगर की डेंसिटी, घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा होती है ग्रामीण इलाकों से। नगरों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, व्यापार आदि की अधिक सुविधाएं सुलभ है, इसलिए जनसंख्या का जमघट अधिक है। औद्योगिकरण क्या है सर? जिन क्षेत्रों में औद्योगिक की स्थापना अधिक हुई है, जहाँ जहाँ पे उद्योग, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ जहाँ अधिक होती है वहाँ जनसंख्या का आकर्षण बढ़ा है। और वहाँ पे जहाँ पे देखिए, अब हमारे झारखंड के लोग छोड़कर वो कभी तमिलनाडु जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं। हमारे झारखंड में भी है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, इस कारण से वो जो अपने घर द्वार को छोड़कर, झारखंड को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर अपने रोजगार को तलाशते हैं। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या है, फैक्ट्रियों की संख्या अधिक है। तो इसीलिए कहा रहा है कि औद्योगिकरण, जिन क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना अधिक हुई है वहाँ जनसंख्या का आकर्षण बढ़ा है। भारत में पिछले 2 दशकों में से दिल्ली, मुंबई, हुगली क्षेत्र में भी औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अब आते हैं सर, आर्थिक कारण हमारे जीवन पे किस तरह से जनसंख्या वितरण का एक कारक बन सकता है। तो समझिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आर्थिक कारक, जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ के भंडार मिलते हैं, जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ, जो खनिज पदार्थ जैसे कोयला, लोहा, ये सब हम लोग बॉक्साइड वगैरह जहाँ में मिलते हैं, जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ के भंडार मिलते हैं और वहाँ खनन व्यवसाय तथा उद्योगों की स्थापना के कारण जनसंख्या अधिक आकर्षित होती है। भारत के छोटा नागपुर के पठार में जनसंख्या का केंद्रीकरण वहाँ की खनिज संपदा की ही देन है। सामाजिक कारक क्या है? तो मानव के आर्थिक विकास पर, देखिए सामाजिक कारक भी आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे, जितना अभी तक मैं बताया हूँ उतना भी लिखेंगे तो आपको सही सही लिखेंगे तो 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिलेगा आपको। राइटिंग बेहतर होना चाहिए। मानव के आर्थिक विकास पर जाति गुण, धार्मिक विचारधाराएं, सामाजिक परंपराएं तथा प्रणालियों भी प्रभाव डालती है। जहां जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को हो, शक्तिशाली न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था हो, वहां जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। ये आप लोगों को 3 कारक जो था मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे तरफ से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। अब आते हैं सर मेन पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अच्छा समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत होगा तो फिर बता दीजिएगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। संचार सेवा क्या है? क्योंकि रटने का समय नहीं है। आप संचार सेवा क्या है, यह किस प्रकार पूरे विश्व को प्रभावित करती है? संचार मतलब जैसे इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, आईफोन हो गया, ये सब हमारे संचार व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। संचार मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। बिल्कुल, हम लोग बिना मोबाइल का रह ही नहीं पाएंगे। कोई भी लड़का हो या लड़की हो, एक बार उनसे कहिए ना कि आप 24 घंटे मोबाइल के बिना रह जाइए, नहीं रह पाएंगे। उनको लगेगा कि 24 घंटा में 24 साल हमें लग रहा है, कि ऐसा हमें फील हो रहा है अंदर से कि मेरे अंदर में 24 साल या 24 महीना हो चुका है। समझिएगा, खाना खाते समय वाले मोबाइल का उपयोग करते हैं। संचार मानव जीवन के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। वर्तमान समय में कोई भी शक्ति एक दूसरे से बातचीत किए बिना नहीं रह सकता है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग बिना बातचीत किए एक दूसरे से नहीं रह सकते, चाहे वो मदर हो, फादर हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो। याद रखिएगा, हम लोग बिना बातचीत किए नहीं रह पाते हैं। पहले लोग के बीच संपर्क बहुत कम था, पहले लोगों के बीच संपर्क नहीं था। क्यों? क्योंकि देखिए लोगों के बीच संपर्क तभी होगी ना जब उसके पास साधन होगा। पुराने जमाने में क्या होता था, आधुनिक काल में, कि लोगों के पास सही से साधन नहीं था, इसलिए वो वर्षों के बाद एक दूसरे से मिलते थे, वो भी साइकिल से जाकर। ठीक है, आगे देखते हैं। और वह भी एक दूसरे के सामने आमने सामने होने पर ही हो पाता था। और हम लोग अभी क्या करते थे, यहाँ भी हमें है और कोई अगर अमेरिका में है तो उनसे बातचीत हो जा रही है, उनको देख पा रहे हैं, या उसका बॉडी कैसा है कैसा नहीं, सारी चीज़ देख पाते थे। लेकिन आधुनिक काल में, आज से मैं 50 साल पिछले में चला जाऊं तो वहाँ पे देखेंगे ना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने होते थे। ठीक है, अब अधिकतर लोग संचार माध्यम का उपयोग करते हैं। हम संचार युग में रहते हुए टेलीफोन, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। इन साधनों ने विश्व को बहुत होता कर दिया है, बहुत होता नहीं, यहाँ पे बहुत तेजी बना दिया है, याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। संचार सेवा द्वारा निम्न प्रकार के प्रभावित करती है। पॉइंट नंबर 1, संचार के साधन जैसे फैक्स, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट द्वारा स्थान तथा समय की सीमाओं को
पार करते हुए अधिक से अधिक लोग तक सूचना पहुंचा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि टेलीविजन के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो या इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक अधिक से अधिक सूचना पहुंचा रही है। क्योंकि देखिए अमेरिका में कोई भी घटना घट रही है तो हमें पता चल जा रहा है, जब घटना घट रही है उसी समय हमें भी पता चल जा रहा है। ये किसकी देन है? संचार व्यवस्था की देन है, चाहे वह टेलीविजन हो, चाहे वह रेडियो हो, चाहे वह मोबाइल हो। ठीक है। ईमेल, ई वाणिज्य या ई शिक्षा तथा ई प्रशासन आधुनिक संचार प्रणाली है जिन्हें परिवहन से कहीं अधिक वैश्विक संकल्पना को साकार किया है। इंटरनेट विश्व में अनेक स्थानों पर लगे हुए हैं। इंटरनेट जो है ना विश्व में अनेक स्थानों पर लगे हुए हैं। कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सूचना के संप्रेषण के लिए बनाई गई एक विशिष्ट प्रणाली है और कंप्यूटर का एक दूसरे से जुड़ा हुआ समूह नेटवर्क कहलाती है। मतलब एक दूसरे से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहना ही इसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं, जिसके माध्यम से एक दूसरे से क्या होती है, जिसके माध्यम से एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान होती है। और नेटवर्क जो है ना एक कनेक्शन दूसरे कनेक्शन को जब साथ जुड़े हुए रहते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे को वो जोड़ कर रखती है। कौन? तो टावर नेटवर्क जिसे हम लोग बोलते हैं। आशा करते हैं कि आज के बाद ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप लोग इजीली से कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन सर? तो बताएं सर, ये क्वेश्चन था हम लोग का संचार सेवा क्या है, यह किस प्रकार की पूरे विश्व को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है सर, ग्रामीण बस्ती की समस्या को व्याख्या करें। जो हम लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं हम लोग की क्या क्या समस्या है ये हम लोगों का पहला इंडिकेट करना है। पहला, गांव किसी सुनिश्चित योजनाओं के अनुसार नहीं बनाए जाते हैं, अतः इनकी गलियां टेढ़ी मेढ़ी और बसावट अत्यधिक व्यवस्थित होती है। गांव के बाहर ही कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। अब गांव एरिया पे हम लोग रहते हैं तो गांव एरिया पे देखेंगे ना कि हमारे गांव कभी टेढ़ी है, कभी सीधा है, तो कहीं नलियाँ में से पानी बह रहा है तो कहीं नलियाँ टेढ़ा बनाया गया है। कोई नली पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और गांव के लोग क्या करते हैं कि जो भी कूड़ा कचरा होती है उसको बाहर आकर फेंक देते हैं, क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन नहीं होती है। लेकिन शहरों में देखिएगा डस्टबिन रख दिए जाते हैं और हर एक सुबह को गाड़ी आती है, जो है ना गाड़ी वाला निकालो, कुछ कूड़ा निकालो, गाड़ी वाला आया है, तो ठीक इसी तरह से वो कूड़े करकट को उठाकर कहीं बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे ना ग्रामीण इलाकों में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ये हम लोग का पहला समस्या है। दूसरा समस्या है कि गांव में शौचालय का अभाव पाया जाता है। अभी फिर भी अभी मान के चलिए 100% 50% का सुधार हुआ है शौचालय में, टॉयलेट रूम पे हो या बाथरूम पे हो। ठीक है, गाँव में शौचालय का अभाव पाया जाता है, अतः लोग खुले में जाते हैं। लोग जो है ना बिल्कुल खुले में जाते हैं। कहाँ पे? लोग खुले में जाते हैं और गंदगी के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। और लोग जब अपने शौचालय को छोड़कर जब दूसरे जगह जाते हैं तो इस तरह से बीमारियां फायदा होती है। ये भी हम लोग का दूसरा समस्या है। तीसरा समस्या कि अधिकांश गाँव में पेयजल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। आप शहर में चले जाइएगा ना तो शहर में देखिएगा कि नल को खोलिएगा ना तो पानी निकलेगा। घर में किसी भी जगह अगर नल लगा के रखें आप तो नल को ओपन कीजिएगा तो पानी निकलेगा। ऐसा कनेक्शन जोड़कर रखे जाते हैं, शहर पे हो या नगर पे हो या आपका नगर पालिका की तरफ हो। ठीक है, लेकिन गांव इलाके में क्या होता है ना कि पीने का पानी भी अपर्याप्त होती है। क्या होती है? पर्याप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गाँव पे एक चापाकल होता है और उसी गाँव में सारा व्यक्ति उस चापाकल से पानी लेते हैं और बेचारा आप ही बताइए उस चापाकल के पानी जब हम लोग पीते हैं कितना ताकत होगी उनका, कभी ना कभी खराब हो जाती है, खास करके हम लोग सूखे के मौसम पे यानी गर्मी के मौसम पे। ये भी हम लोग एक तरह का क्या है, हम लोग का क्या है, समस्या है। पॉइंट नंबर 4, गांव के निर्माण में अधिकतर स्थानीय रूप से मिलने वाली सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकतर मिट्टी, ईंट तथा घास फूस आदि प्रयोग में लाई जाती है। जब हम लोग गांव पे घर बनाते हैं ना, देखिएगा पिछले ज़माने, अब फिर भी गांव थोड़ा डिजिटल हो चुका है। पिछले ज़माने आज से आप 15 साल 20 साल पहले चले जाएंगे तो आप देखेंगे ना कि गांव जो होती है ना, गांव देखिएगा लकड़ी का बना हुआ था। उसके बाद ऊपर से देखिए मिट्टी, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कोठा के रूप में इसको लिप दिए जाते थे। ठीक है, और इस तरह से ना देखिएगा टाली का हो या हम लोग खपरा का हो, ठीक है, तो ये बना होता था या एल्वेस्टर का हो। लेकिन अभी फिर भी थोड़ा थोड़ा डिजिटल हो चुका है। तो अधिकतर मिट्टी, ईंट, घास फूस के माध्यम से ही जो घर बनाए जाते थे जो वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित होती है। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन संबंधी समस्या विद्यमान रहती है। विद्यमान का मतलब नहीं पाई जाती है। देखिए गाँव में ना शिक्षा, सही से आप शिक्षा नहीं मिलेंगे, आपको सही से हॉस्पिटल नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको मनोरंजन, एंटरटेनमेंट करने का भी सही से साधन आपको नहीं मिलेंगे। बहुत से गांव ऐसे हैं जो वर्षा काल में अलग थलग पड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसे गांव हैं हमारे भारत में जो वर्षा काल में अलग थलग पड़ जाते हैं, अर्थात इनका संपर्क आसपास के क्षेत्रों से कट जाती है। ये होता है हम लोगों का ग्रामीण समस्याएं, जो हम लोग अच्छी तरह से 6 पॉइंट में
इंडिकेट किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो इसका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ती है। देखिए, प्लास्टिक के उपयोग से आप सभी को पता है कि प्लास्टिक एक तरह के देखा जाए तो केमिकल प्रोडक्ट है, समझिएगा। प्लास्टिक के कचरे का दोबारा उत्पादन आसानी से संभव नहीं होती। जो हम लोग प्लास्टिक एक बार उपयोग कर सकते हैं उसका दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसे जलाने में जहां जहरीली गैस निकलती है, और दुनिया के किसी भी प्लास्टिक चीज को आप ले लीजिए, जब उसको जलाएंगे ना तो जहरीली गैस निकलेगी। जहरीली गैस हम लोग किसे कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। यह मिट्टी में पहुंचकर भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट कर देती है। जब ये भूमि पर पहुंचती है, जलकर राख बन जाती है, तो जहां पे उर्वरक शक्ति होती है ना भूमि का, जमीन का, तो वहां पे क्या होती है, उसकी शक्ति को कम कर देती है या तो नष्ट कर देती है। पॉइंट 2, जहां तहां कूड़े से भरे प्लास्टिक वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इसमें बड़ी समस्या नदियां अवरुद्ध होने को आती है। जो नदियां होती है देखिएगा गांव इलाके में और शहर इलाके में भी देखिएगा, नालियों पे देखिएगा बड़े बड़े प्लास्टिक जो है फेंक दिए जाते थे, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है बरसात के मौसम में। खाने योग्य वस्तुओं के छिलके पॉली में बंद कर फेंके जाने से पशु इनका सेवन पॉलीथीन सहित कर लेते हैं। अब जो हम लोग खान पान करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि केला हम लोग खा रहे हैं, केला के छिलका को हम लोग बंद करके बाहर फेंक देते हैं, तो आप क्या बना, जो पशु होती है, गाय हो, भैंस हो, बकरी वगैरह कुछ भी हो, तो वो क्या करते हैं ना कि उस छिलके को खाने की वजह से उस पॉलीथीन को भी खा देते हैं, और खाने के बाद कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो नुकसानदायक है, यहाँ तक कि पशुओं को मृत्यु तक हो जाती है। पॉइंट 4, जब खुले में प्लास्टिक फेंक दिया जाता है तो प्लास्टिक को सामग्री पानी के संपर्क में आती है। सामग्री मतलब जो खाने पीने वाला पानी है उसके संपर्क में आती है और खतरनाक रसायन का निर्माण करती है, और जो खतरनाक केमिकल का निर्माण करती है, और इससे यह जलीय पौधे भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। जो जलीय पौधे होते हैं ये भी काफ़ी हद तक खराब हो जाती है पॉलीथीन के कारण। प्लास्टिक संचय के कारण गंदगी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। दिन प्रतिदिन जो इसलिए कहा जाता है ना कि प्लास्टिक को रोक दिया जाए, प्लास्टिक से बहुत सारी बीमारियां फैलती है। प्लास्टिक से आप देखिए ना कि आप एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप दुकान जाएंगे और ब्लैक पॉलीथीन पे ना कभी ना आपको समोसा लेना है, ना कभी आपको चॉप लेना है, मतलब कुछ भी नहीं लेना है ब्लैक पॉलीथीन पे जो गीला टाइप का हो, ठीक है, उसको कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि पॉलीथीन बहुत डेंजरस है। जो आगे लिखता है सर क्या, प्लास्टिक संचय के कारण गंदगी बढ़ती है, जो मच्छरों और अन्य हानिकारक कीड़ों के लिए प्रजनन आधार बन जाती है, जो कि मनुष्य में कई बीमारियों का कारण हो सकती है। आज के बाद अगर कभी भी पूछा जाए, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, टाइस साइबेरियन रेलमार्ग का रूप की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से कर लेना है, मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जाम पे, याद रखिएगा, ठीक है। ये अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग सेट 2 डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक, हम लोग चाय अगर उत्पादन करना चाहते हैं तो चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा क्या व्याख्या करें। पहला पॉइंट आते हैं सर, पहला पॉइंट नंबर 1 है सर हम लोगों का, यह एक सदाबहार बागवती फसल है। कौन, तो बताएंगे सर चाय समझ में आया ना, चाय पत्ती जिसे हम लोग बोलते हैं, यह एक सदाबहार बागवती फसल है। और चाय का उत्पादन ना हमेशा इस तरह के पहाड़ियों पर किए जाते हैं, ढलावदार पहाड़ी होगी देखिएगा इस तरह से। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी जमने से इसके पौधे खराब हो जाते हैं, इसलिए जब भी पानी बरसती है बरसात के मौसम पे हो तो पानी नीचे जल्दी से ढलकर नीचे आ जाती है। इसके लिए गर्म तथा जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब गर्म हो तथा शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु की, याद रखिएगा, आर्द्र जलवायु की हमें आवश्यकता होती है चाय के उत्पादन के लिए। पॉइंट 3 है सर, इसके लिए अधिक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए अधिक जमीन की उपजाऊ आवश्यकता होती है। इसके उपजाऊ जो है दूसरे फसल की तुलना में इसको उपजाऊ अच्छी तरह से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मिट्टी की उर्वरता मतलब मिट्टी के बनावट को सही बनाए रखने के लिए जो नाइट्रोजन खादों की आवश्यकता होती है, और इसके टेम्परेचर 25 डिग्री, याद रखिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। अगला है सर वर्षा 125 से 750 सेंटीमीटर। यहाँ पे शायद हमें लग रहा है मिसप्रिंट लिखा होगा या सही लिखा है पता नहीं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये हमें डाउट लग रहा है, ठीक है, ये बार आप लोग देख लीजिएगा। 125 से 750 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो ये वर्षा हम लोगों को चाहिए। तो ये है आप लोगों का सेट नंबर 2, क्या है,
सेट नंबर 2। अब ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। फाइनली हम लोग ने 2020 के PYQ को मैं बात करूं सेट 1 और सेट 2 दोनों को मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं मेरे तरफ से। एक बार क्लास देखने के बाद आप लोगों को कैसा फील हुआ है अंदर से, जो मैं एक्सप्लेन किया हूं वो आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, एक बार जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि जो चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अब हम लोग जो बात करेंगे ना ज्योग्राफी पोर्शन का, आप लोगों का होगा आपका 2022 का, क्योंकि 2021 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, 2021 में कोरोना वायरस के कारण सबको पास कर दिया गया था। ठीक है, तो मैं बात करूं 2022 का, तो कितना ऐसा स्टूडेंट ज्योग्राफी के PYQ से अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में।